नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज 3-4 विषयों पर चर्चा होगी। आज चर्चा होगी किस तरीके से आसिम मुनीर अपने ही देश में डर के माहौल में जी रहा है। उसे यह डर है कहीं उसका जिया उल्लख ना बन जाए। अब तक तो पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन का डर था, अब आसिम मुनीर अननोन महिला से डरा हुआ है। बात होगी किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भारतीय सेना ने एक सिमुलेशन किया है, एक एक्सरसाइज की है कि किस तरीके से अगर कल को चिकन नेक के अंदर भारतीय फौज को घुसना पड़े तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। और चर्चा होगी कि जो भारत ने ऑपरेशन आघात लॉन्च किया है, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उसके जो परिणाम निकल के आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ऐसी एक दो और खबरें हैं जिनके ऊपर आज विस्तार में चर्चा की जाएगी। पहली बात आसिम मुनीर की। बहुत लोग फ्रॉड मार्शल कहते हैं, बहुत लोग फील्ड मार्शल कहते हैं, अलग अलग नाम आप आसिम मुनीर को दे सकते हैं। लेकिन यह तय है कि जितना श्रूड पॉलिटिशियन या कहें सेना का अधिकारी आज के समय में वो पाकिस्तान में है, उतना शायद पाकिस्तान में कोई है नहीं। और उसने उसी कारण से अपनी जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर सिक्योर की है, और सिक्योर ही नहीं की, अपने लिए अगले 5-6 साल भी सिक्योर कर लिए और संभवतः वो आजीवन भी बना रह सकता है। इस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं वो तैयार कर रहा है। वो ठीक है ट्रंप के बलबूते या किसी और के, लेकिन जो भी है अपने आप को मजबूती से स्थापित करने में आज के समय में वो कामयाब रहा है। लेकिन जब आदमी जितना ऊपर पहुंच जाता है ना, उसे डर गिरने का उतना ही ज्यादा रहता है। और यही हालत आसिम मुनीर की हो गई है। दरअसल एक रैली होती है इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंग्लैंड के अंदर। वहां पर जो पीटीआई के समर्थक हैं, यानी कि जो इमरान खान की पार्टी के समर्थक है, वहां जाकर वो धरना प्रदर्शन करते हैं। और वहां पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, देखिए इमरान खान की पार्टी के ज्यादातर जो डायस्पोरा है, जो विदेश में रहता है, वहां से बड़ा समर्थन मिलता है। वहां पर जब ये प्रदर्शन चल रहा होता है तो उसी दौरान कुछ लोग वहां इस तरीके से नारे लगाने लगते हैं, और खासकर एक महिला, अननोन महिला उसमें से निकल के आती है और वो ये कहती है कि आसिम मुनीर जल्दी ही मरने वाला है, आसिम मुनीर जिंदा नहीं बचेगा। और मरेगा भी कैसे, उसने वो भी भविष्यवाणी कर दी कि जो कार है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा और आसिम मुनीर उसमें मरेगा। और उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी जो एपरेटस है पाकिस्तान को, उसके अंदर जो खलबली मची कि भैया ये अचानक से कहां से निकल के आया। पहले किसी ने कह दिया कि आसिम मुनीर मरेगा, ठीक है, स्पेसिफिक कार बॉम्ब ब्लास्ट में मरेगा। उसके बाद पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एपरेटस है, वो जो हाई कमीशन है, डिप्टी हाई कमिश्नर है यूके का, उसे समन करता है कि भैया तुम्हारे यहां से क्या हो रहा है। आसिम मुनीर को मारने की धमकी दी, स्पेसिफिक धमकियां दी जा रही हैं। कारण क्या है कि आसिम मुनीर ने जिस तरीके से लोगों को साइडलाइन किया है, जिस तरीके से उन्हें हटाया है रास्ते से, खासकर इमरान खान की पार्टी। अभी इमरान खान और उसकी जो बीवी है बुशरा बीवी, उसके ऊपर तोशाखाना जो नंबर 2 जो केस है, उसके अंदर फिर से 17 साल की सजा दे दी गई है। उसके अलावा पाकिस्तानी रुपीज में 16 मिलियन रुपए जो हैं वो भी दोनों पे इतने इतने का उस पर जुर्माना लगाया है। यानी उसने अपना कोई भी विरोधी हो, उसने ही तय कर लिया कि इसे हटाना है। ऐसे ही पीटीआई का एक और नेता था शाहबाज अकबर, उसके ऊपर इंग्लैंड के अंदर हमला हुआ। पाकिस्तानी ही फौज का ही एक व्यक्ति है आदिल राजा, वो रहता है, उसके प्रत्यर्पण की बात चल रही है। इनसिक्योरिटी इतनी है क्योंकि आपने इतने कोर कमांडरों का भविष्य खराब किया, इतने जनरल, ब्रिगेडियर, क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं, आप रास्ते से नहीं हट रहे, तो भैया वो भी तो लेटर नहीं चढ़ रहे। और डर इस हालत में है कि आसिम मुनीर आज के समय में जहां भी जा रहा है, विदेश में भी और देश में भी, वो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रहता है। ये आप देख रहे होंगे कि अचानक से इसके कॉलर चढ़े हुए हैं, थोड़ा मोटा सा, हैवी सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा इसने निहारी और कढ़ाई खा ली है। जो अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए हैं, और कहां, सऊदियों के बीच में, यूएई वालों के बीच में। अरे भैया वहां तो सब सिक्योर है, लेकिन फिर भी डर है, डर अपनों से है। और इसकी बानगी ये देखिए कि जब ये व्यक्ति कहीं जाता है तो किस तरीके से कमर पे आप देखिए ना, बल्ज निकला हुआ है, इसका मतलब अंदर कुछ पहना हुआ है। ये डर है इसके अंदर। और अपने ही जीएचक्यू में बैठकर, रावलपिंडी के अंदर बैठकर, जब ये अपने ही कोर कमांडरों से मीटिंग करता है तो बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठ के बात कर रहा है। यानी उसे ये भरोसा नहीं है कि अपना ही कोई ना निपटा दे, क्योंकि जिया उल हक जो मरा था ना, आम की जो पेटी रखी गई थी, भैया अपने ही थे, कहीं बाहर से आके किसी ने नहीं रखा था, भारत ने नहीं रखा था।
जो 7 का ही सिस्टम था उसी ने एलिमिनेट किया क्योंकि उसने अति कर दी थी। वही स्थिति यहां पर है। जरूरी नहीं है पीटीआई में से कोई महिला आएगी या कोई पीटीआई का कार्यकर्ता होगा वो काम करेगा। टीटीपी या बलोची ही करेंगे। भैया अपने साथ के हैं, बहुत खार खाए बैठे हैं। अभी वो आईएसआई का एक हेड था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली फिलहाल एकदम से, उसको भी जेल में है फिलहाल वो। और प्रदर्शन बड़े स्तर पर चल रहे हैं यासीन मुनीर के खिलाफ। लंदन हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंगम हो, ब्रेडफोर्ड हो, ब्रेडफोर्ड की ही घटना है ये। और यासीन मुनीर क्या कह रहा है? अरे भैया वो ब्रेन गेन हो रहा है, ब्रेन गेन, अपनी जान बचानी भारी हो रही है। और पाकिस्तान के लिए कह रहा है कि जो हमने भिखारी भेजे हैं ना बाहर भीख मांगने के लिए, वो ब्रेन गेन है, वहां से पैसा आएगा, फॉरेक्स आएगा। इस तरह की बातें विदेश में जाके कर रहा है। कुरानों की आयतें पढ़ना, यही सब करना। अभी लीबिया गया था, वहां के एक जनरल का कार्यक्रम निपट गया। भाई साहब ने जैसे ही डील करी वो निपट गए। और खबर यह है, पुष्ट नहीं कर सकता कि संभवतः पाकिस्तान के जो आलू प्याज है ना, जिन्हें भारत ने जला दिया किराना की पहाड़ियों में और सब, वो बेचने का प्रयास कर रहा था। उस सारे कार्यक्रम के दौरान वो लीबिया वाला एलिमिनेट हुआ, किसी थर्ड पार्टी ने किया कि कहीं उनके हाथ में ना पड़ जाए। अभी ऐसी संभावनाएं हैं, भविष्य में निकल के आए तो हो सकता है। शायद इसीलिए आसिम मुनीर बहुत ज्यादा अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी ना निपटा दे, अपने साथ के ना निपटा दे। ये स्थिति है, ज्यादा दिन रहेगा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना ओवर स्मार्ट होकर चीजें खेली, अभी तो कामयाब है, आगे होगा या नहीं होगा वो एक अलग चीज है। खैर, वो तो जो भी अपडेट होगी आसिम मुनीर में की, वो आपके पास निश्चित तौर पर लेके आते रहेंगे। उसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी है ना, उसने भी एक्सेप्ट किया कि जब 10 तारीख को भारत की तरफ से साजो सामान आ रहा था और नूर खान पे गिर रहा था और अलग अलग जगह जैकोबाबाद पे गिर रहा था, या जहां जहां भी 10-11 बेस उड़ाए हैं, तो भैया मेरा सेक्रेटरी भाग के आता है मेरे पास, साहब भागो जल्दी, युद्ध शुरू हो चुका है, चलो बंकर में छुपते हैं। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे हमने तो भैया 7 तारीख को भारत को शिकस्त दे दी थी, 10 रफेल गिरा दिए, 20 रफेल गिरा दिए, भारत ने जितने खरीदे उससे डबल रफेल गिरा दिए, लेकिन बंकर में छुपे बैठे थे। और जब तुमने 7 तारीख को कार्यक्रम निपटा दिया, भैया 8, 9, 10 को तुम बंकर में क्या कर रहे थे? तो धीरे धीरे जब होता है ना पब्लिक में आपको बड़का मारना होता है, ज्यादा फेंकनी होती है, तो कई बार आप ज्यादा भी बोल जाते हैं। जो आदमी जितना ज्यादा बोलता है उतना खोलता है, वो स्थिति हो गई है। इशाक डार ने भी ये कहा कि जब युद्ध शुरू हो गया तो मुझे मुनीर ने कहा कि भैया जल्दी जल्दी घुस जाओ। वो नूर खान में आके भारत की बैलिस्टिक मिसाइल घुस गई है, बैलिस्टिक नहीं, क्रूज घुसी थी, अब उसे पता नहीं होगा इतना, लेकिन वो कह रहा है इस बात को। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को ही इसमें एक्सपोज कर रहा है। इसके अलावा जो भारत है, भारत की तरफ से एक मिलिट्री इंट्रूजन एक्सरसाइज हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो इंडियन आर्मी है और आसाम राइफल्स है, पाकिस्तान से अब ईस्ट में चलते हैं, आसाम राइफल्स हैं, उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का विजयनगर है उसके अंदर एक इंट्रूजन एक्सरसाइज की है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न होकर किस तरीके से अपने पैराट्रूपर्स को गिराया जा सकता है, किस तरीके से वहां से लोगों को उतारा जा सकता है। अब चिकन नेक को क्योंकि वाइडन करना है, कोई राइनो नेक कह रहा है, कोई एलिफेंट नेक कह रहा है, जो भी है उसे 22 किलोमीटर से 200 किलोमीटर जितना भी बड़ा करना है, तो आपको वहां पर इंट्रूजन करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करनी है। उसकी एक्सरसाइज जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में होती है। एक सर्कल बना हुआ है, वो छोटा सा निकला हुआ है ना, नोक सी, कुछ ऐसा ही है, चिकन स्नैक इतना ही नैरो है। तो आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये म्यांमार बॉर्डर के पास है, कि आपको इस नैरो स्ट्रिप के अंदर किस तरीके से हेलीकॉप्टर ले जाने पड़ेंगे, किस तरीके से आप घुसेंगे, ये सब कुछ है। और ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, सभी न्यूज़पेपर इसे कवर कर रहे हैं। तो बहुत लोग बाद में कहते हैं कि शिवम जी आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? मेन स्ट्रीम में सब इसके ऊपर ऑपरेशनल डिटेल्स कैसे काम हुआ है, वो बहुत सारी जानकारियां इसके ऊपर है। मैं बहुत सीमित जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं कि भारत इस तरीके से प्रिपेयर्डनेस कर रहा है। पहले आपको पिछले एपिसोड में भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से भारत की अलग अलग कोर एनसर्कल कर रही हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर भारतीय सेनाएं, जो भारतीय फौज है वो पहुंच रही है, बीएसएफ को हाई अलर्ट पर डाला हुआ है, वो सारी जानकारियां हैं। अब स्पेसिफिक ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे उसकी भी तैयारी भारत की तरफ से चल रही है। इसका मतलब भारत कोई भी
जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, लूप होल नहीं छोड़ना चाहता, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता जहां पर ये कंगले हैं ना, अगर जरूरत पड़े तो उनको निपटा सके। क्योंकि जो खालिदा जिया है वो आज के समय में कहा ही जा रहा है वेंटिलेटर पर है, लेकिन जहां तक जानकारी है शायद वेंटिलेटर की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब शायद उसे मैनेज किया जा रहा है कि किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद भी या उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी एक केओस हो सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स जो बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं, उनको देखते हुए भारत अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहा है, उसी हिसाब से चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। खैर, भारत ने इसके अलावा भारत ने जो राजस्थान पे पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर एक छठा एयरबेस अब भारत बनाने जा रहा है। पहले भारत का उत्तरलाई है, जोधपुर है, जैसलमेर है, नाक है, सूरतगढ़ है, ये सब थे। इसके अलावा अब भारत की तरफ से सदूल शहर श्रीगंगानगर के अंदर भी एक छठा एयरबेस बनाया जा रहा है, और ये बॉर्डर से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। इससे पहले जो सबसे पास था वो भटिंडा का था 80 किलोमीटर, यानी और पास पहुंच गया है, और आसानी से रफेल मिसाइल और वो उड़ते हुए ड्रोन पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एयरबेस नहीं है, ये फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस है। यहां से आप स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, प्लेन उतर रहे हैं, जैसा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लो प्रोफाइल टाइप होते हैं कि बस ठीक है यहां से लॉजिस्टिक्स भेज देंगे या ट्रांसपोर्ट का काम होगा। नहीं, यहां से आप स्ट्राइक कर सकते हैं ठीक पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के पास। यहां से ड्रोन्स उड़ सकते हैं, एंटी डिफेंस सिस्टम्स यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं, फाइटर जेट्स उड़ सकते हैं, सब कुछ कार्यक्रम है यहां से। अब मात्र 25 किलोमीटर दूर है, मतलब इतनी दूर है कि अगर ढंग से पत्थर फेंके ना तो हो सकता है कि वो भी गिर जाए जाकर पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब इतने नजदीक में जाकर भारत बना रहा है। तो मैसेज साफ है, मैसेज साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है भाई। अब हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक और चीज है, बस सरकार से ये उम्मीद है कि ठीक है आप एयरबेस वगैरह सब बना रहे हैं, थोड़ा स्क्वाड्रंस को भी बढ़ाइए, तो थोड़ा उस पर भी अगर कार्यक्रम होगा, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के, थोड़ा सा उसे फास्ट ट्रैक कीजिए। सिर्फ ये विदेशी कि रफेल इतने आ जाएंगे, वो इतने आ जाएंगे, Su-57 का सोर्स कोड आ रहा है, इनसे से भी बाहर निकलिए, अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को भी बड़ा कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। ये हो रहा है बहुत बेहतर है, और करना है वो और जरूरी है। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जब ये बात आई कि सदूल शहर के अंदर छठा एयरबेस बनेगा, तो विरोध प्रदर्शन भी हुए, लोग कोर्ट पहुंच गए, अरे किसानों की जमीन है। आपको याद होगा एक व्यक्ति और था ऐसा, दो थे बल्कि, AIMIM वाले ना, वो चिकन नेक के ऊपर कह रहे थे हम एयरबेस नहीं बनने देंगे, मिलिट्री बेस नहीं बनने देंगे, किसानों की जमीन है। एक का नाम था तौफीक आलम, और दूसरा है मोहम्मद जावेद, MP है, एक MLA है, दोनों और AIMIM से हैं और विरोध कर रहे हैं। मतलब तौफीक आलम तो AIMIM से है कि हम नहीं बनने देंगे। मतलब जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ते हैं, आप उस जगह को सिक्योर करने से मना कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ खरपतवार यहां पर भी उगाई थी राजस्थान में। तो जस्टिस नुपुर भाटी हैं, उन्होंने कहा भैया उखाड़ो सबको, निपटाओ इन्हें, कार्यक्रम यहां बेस बनेगा। कौन है ये? राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? जमीन खाली करवाओ, जितने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं सबको हटाओ, कॉम्पनसेशन दो, स्थापित करो, बेहतर आजीविका उपलब्ध कराओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर कोई चीज कार्यक्रम हो रहा है तो उसके विरोध में आएंगे। ये बहुत जरूरी है। ये जो NGO गैंग उठ जाता है ना हर चीज में, ऑल वेदर रोड नहीं बनने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, वही है ये सब। खैर अब क्योंकि इसका हम निपट गया, अब तो ये बेस बनेगा, अभी सुनिश्चित हो चुका है। इसके अलावा भारत ने दिल्ली के अंदर ऑपरेशन आघात लॉन्च किया है। क्या है ऑपरेशन आघात? पूरी दुनिया में आप सुन रहे होंगे कि पेरिस में न्यू ईयर के प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं, फला देश में कैंसिल हो गए हैं, वहां पर नहीं हो पा रहे हैं, वहां इस बात का डर है, वहां उस बात का डर है। तो भारत ने दिल्ली के अंदर ऑपरेशन आघात लॉन्च किया, और इस साल में तीसरा है।
और इसके अंदर मात्र पहले 24 घंटे के अंदर अंदर 660 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कि भैया त्योहारों का माहौल है, पब्लिक सड़क पर होगी, एंजॉय कर रही होगी, अपना सेलिब्रेट कर रही होगी, तो कहीं उनकी सुरक्षा के लिए कोई खिलवाड़ ना हो जाए। ऐसे मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 660 लोग गिरफ्तार किए गए जिनका क्रिमिनल इतिहास था, जो बैड एलिमेंट है, बैड कैरेक्टर है और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। 2800 से ज्यादा लोगों से सवाल किया गया और 100 से ज्यादा लोग डिटेन हैं। इसके अलावा हथियार पकड़े गए, गोलियां पकड़ी गई, चाकू, 12,000 से ज्यादा क्वार्टर नकली शराब, गांजा, फोन, टू व्हीलर, पैसा, हर कुछ जब्त हुआ है। मात्र 24 घंटे का ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट होगा ना। क्योंकि अगर यूरोप एक तरीके से सुरक्षित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित नहीं है, तो भैया भारत में तो अल फलाह और बहुत कुछ है। यहां तो पूरा का पूरा कार्यक्रम सेट करने पे बैठे हुए थे लोग। तो ये बहुत जरूरी है। और दिल्ली नहीं, मुंबई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, हर जगह आपको इस तरह का एक स्ट्राइक करना ही पड़ेगा इन सब लोगों के ऊपर। इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन है ये। पहले इंटेलिजेंस इकट्ठी की गई, ये लोग हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं कुछ करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई एक्स्ट्रा अलग अलग जगह पर, सीसीटीवी के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, हर तरीके से उनको मॉनिटर किया गया और सब एक तरीके से धप्पा मारा और पकड़ लिया एक झटके में 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस तरह के ऑपरेशंस बहुत जरूरी हैं। यूपी में दिखते थे, यूपी पुलिस होती थी इस तरीके से विजिलेंट, और ये हमेशा से एक तरीके से क्वेश्चन होता था दिल्ली पुलिस से, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, बेहतर है अगर इस तरह के जो ऑपरेशन है बीच बीच में चलते रहे तो बहुत बेहतर है, होने चाहिए। इसके अलावा जिस तरह का इनपुट आ रहा है, मात्र जम्मू कश्मीर में आज के समय में 30 से 35 जो टेररिस्ट हैं वो एक्टिव हैं, चिन्हित किए गए हैं, और स्पेशल ऑपरेशन चल रहे हैं किश्तवाड़ और ये जो डोडा वाला इलाका है उसके अंदर। क्यों? बर्फ हो गई है, अब आराम से आकर गुफाओं में अलग अलग जगह, या जो OGWs हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले उनके घरों में रुके हुए हैं, चिन्हित हो गए हैं ऐसे लोग। और जो 40 दिन का ये पीरियड होता था जिसमें सबसे ज्यादा ठंड होती है, उस दौरान अमूमन जो सेनाएं हैं, जो इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, टोन डाउन हो जाते हैं कि ठीक है बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा कोई कुछ करेगा नहीं, होता नहीं है लगभग, क्योंकि आप रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए है, उनके लिए भी है। लेकिन इस बार ये फौज ने तय किया और सभी एजेंसीज ने तय किया कि कोई नहीं, कोई सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बर्फ में जाना पड़ेगा, जाएंगे, जैसे भी पहुंचना पड़ेगा पहुंचेंगे। 40 दिन का कोई उन्हें रियायत नहीं दी जाएगी, कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ऐसे 30-35 लोग हैं जो चिन्हित किए गए हैं, और ये तो वो हैं जो हथियारों के साथ मौजूद हैं। भाई साहब 29 लोग तो ऐसे पकड़े गए हैं जो एक ऐसी खास जगह थे जो भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था। रतली डैम है, लगभग 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, 1000-2000 के आसपास शायद लोग हैं इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट पे, मतलब एक छोटे से मजदूर से लेकर बड़े मैनेजर तक। तो जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने चिट्ठी लिखी, जो मैनेजर है इस प्रोजेक्ट को, जो कंपनी बना रही है, मेघा करके कोई कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, उसके मैनेजर को, कि भैया तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर 29 लोग ऐसे हैं जो या तो टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं, या जिनके जो परिवारजन हैं वो टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं वो 29 लोग, और तुम्हारे डैम में काम कर रहे हैं। कल को कोई सैबोटाज कर देगा, पाकिस्तान क्या कहता था, ऑपरेशन सिंदूर होगा, अगली बार तुम्हारे डैम पे मिसाइल मारेंगे। अगर 29 लोग ऐसे संवेदनशील जगह पे हैं, अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर ये सही तरीके से डीजीपी ने कम्युनिकेट किया और ये लोग हैं, तो भैया मिसाइल मारने की तो जरूरत नहीं है, और कोई ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है। ये एक तरीके से बेहतर है कि पहले से ही हमारी एजेंसीज ने पता कर लिया कि कौन कहां है, जिसमें से लगभग 25 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किश्तवाड़ के थाने में FIR दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं। 2 लोग लगभग ऐसे हैं जिनके जो फादर हैं वो OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं आतंकियों के लिए। हिजबुल मुजाहिदीन का कोई 30 लाख का आतंकी है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उससे संबंध निकल के आ रहे हैं इन लोगों के।
तो ऑपरेशन आघात लॉन्च आप सिर्फ दिल्ली में मत कीजिए, पूरे भारत में करना पड़ेगा। आप कश्मीर में 29 लोग सिर्फ एक डैम के ऊपर हैं ऐसे। अब उसमें उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, सबको वेरीफाई कीजिए, हो सकता है उनका पक्ष सही हो, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं, 29 लोग हैं, तो आप समझिए खतरा किस स्तर पर है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि विजिलेंट रहने की जरूरत है। जो 0.5% है वो ज्यादा खतरनाक है। लोग पूछते हैं ना, मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है। साहब, जाल इस तरीके से बुना हुआ है ना, आपको तो सिर्फ ये दिखता है कि 4 मिसाइल मार दो पाकिस्तान में, 4 मिसाइल मार दो बांग्लादेश में। क्या वो सॉल्यूशन है क्या? जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, कल को तो वो शर्जील इमाम जैसे आ जाएंगे, अरे वो चिकन नेक में मवाद भर देते हैं। कोई राजस्थान में आ जाएगा, नहीं हम ये नहीं बनने देंगे एयरबेस। नॉर्थ ईस्ट में कोई इंसर्जेंसी वाला खड़ा हो जाएगा, पीएफआई खड़ा हो जाएगा। साहब, एक थोड़ा ही है, इतनी खरपतवार है, इतनी है कि कहां तक मारोगे, और इसी में उलझ के रह जाते हैं, इसलिए उसका इलाज नहीं हो पाता। खैर, सरकारें अपने हिसाब से चीजों को निश्चित तौर पर बहुत कुछ पीछे ऐसा चलता है, हमें पता भी नहीं लगता। ये छोटी छोटी खबरें किसी अखबार में आ गई, किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आ जाती है, पीछे कितना चल रहा होता है। अजीत डोभाल ने एक बात बहुत सही कही है, वो 100 बार हमला करेंगे, मैं 100 के 100 रोकने, उन्हें एक बार कामयाब होना है। तो जरूरी है कि पड़ोसियों से पहले 0.5 को सुधारा जाए। और कहते हैं ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है इस गुलिस्तान को खराब करने के लिए, तो वो वाली स्थिति हो गई है साहब, कहां कहां तक। खैर, यही काम है एजेंसीज का, यही काम है सरकार का। उम्मीद है इसे उसी बेहतर तरीके से वो करते रहेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि हमेशा जितना है वो कम ही होता है, उससे बेहतर ही आपको करना चाहिए। खैर, इन सभी विषयों के अलावा जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट आएगी, वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।